जैसे कहते हैं हर सांप पॉइजनस नहीं होता, हर इंसान गंदा नहीं होता, वैसे ही बेटा हर माइक्रोब नुकसानदायक नहीं होता। बेटा ये दुनिया के हर कोने में प्रेजेंट है, इवन ऐसी जगहों पे बेटा जहाँ पर बाकी ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते। ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जो आपके रोजाना घर में जो आप चीजें खाते हो उनमें काम आते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप घर में दही दैट इज कर्ड बनाते हो, बट दही अच्छा क्यों है? हमेशा देखना ब्रेड के अंदर आपको से बहुत छोटे छोटे छेद दिखते हैं, क्यों? अगर आप डोसा या इडली देखोगे इसमें भी आपको छोटे छोटे छेद दिखेंगे, क्यों? क्योंकि बेटा इन्हें बनाने में भी CO2 निकली है। जैसे बियर, वाइन, विस्की, रम, ये सब बेटा फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं। तो ये किससे बनती है? बेटा जिस भी चीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, तो इस 2 नंबर 1 नंबर को मत गवाना। Get your marks fixed. Hello everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology educator. My name is Dr. Arush Tuli. दिल से दीदी बुलाओ, दिल से मैम बुलाओ, दिल से बेस्टी बुलाओ, दिल से क्यूटी बुलाओ। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 12th का सबसे छोटा चैप्टर दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। प्लस बहुत ही इजी चैप्टर है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं आपकी सराउंडिंग में हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, राइट? आप देख लो, जैसे कहते हैं हर सांप पॉइजनस नहीं होता, हर इंसान गंदा नहीं होता, वैसे ही बेटा हर माइक्रोब नुकसानदायक नहीं होता, राइट? तो आप देख सकते हैं आप इनको हर जगह पाते हैं। बेटा ये दुनिया के हर कोने में प्रेजेंट है, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन ऑल प्लेसेस। लाइक कहाँ पे? दे आर फाउंड एवरीवेयर। हवा में, सॉइल में, पानी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इवन ऐसी जगहों पे बेटा जहां पर बाकी ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते, उन जगहों पे। जैसे बेटा हाई टेम्परेचर थर्मल वेंट्स, जहां पे भाई 100 डिग्री टेम्परेचर है, कोई नहीं रह सकता, वहां ये रहते हैं। वहां पे जैसे स्नो के अंदर, ये देखो चीयर्स करें टप, राइट? फिर बेटा हाईली एसिडिक कंडीशंस के अंदर रहते हैं। डीप अंडर द सॉइल, सॉइल में एकदम खोदोगे तो अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रोब्स प्रेजेंट है। इनकी स्पेशल बात क्या है भाई? इनको आप लेबोरेटरी में भी उगा सकते हो, इनकी कॉलोनीज को आप अपनी आंखों से भी देख सकते हो। कॉलोनीज मतलब बैक्टीरियाज का ग्रुप बेटा। अब आपकी एनसीईआरटी की कुछ फोटोज हैं। जैसे भाई मैं आपको बताऊं, आप इनको लेबोरेटरी में इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज उगा सकते हो। आप ब्रेड को बेटा बाहर छोड़ दो, इस पे माइक्रोब्स उग जाएंगे। देखिए ऐसी हरी हरी गंदी सी हो जाती है ब्रेड। अब कुछ डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी के हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बेटा, दीज आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, these are spherical shaped bacteria. This is a rod shaped bacteria with a flagella. यहाँ पे बेटा, यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है this is a bacteria की कॉलोनी, these are फंगस की कॉलोनीज। तो बेटा आपको क्या है, आज की डेट में ना हमें एनसीईआरटी के हर डायग्राम को देखना जरूरी है भाई, क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी पूछा जा सकता है। अब आ जाइए, यहाँ आप देख रहे हैं बेटा ये दिस इज अ बैक्टीरियोफेज। इसको बेटा आपने ऑलरेडी जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर भी देखा है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं बेटा? ये वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। फिर बेटा यहाँ पर मुंडी दे रखी है, मैम ये किसकी मुंडी है? दिस इज अ एडिनो वायरस, जो बेटा रेस्पिरेटरी डिजीजेस करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करता है। ये वायरस बेटा एडिनो वायरस है, ठीक है? ये कौन सा है बेटा? दिस इज टबैको मोज़ैक वायरस, TMV, ठीक है? दिस इज TMV। इसको जो आप माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन में देखोगे ये ऐसा नजर आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब सबसे पहला टॉपिक आता है, अभी तक हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे चैप्टर का, कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम बेटा बात करेंगे एकदम टू द पॉइंट। ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जो आपके रोजाना घर में जो आप चीजें खाते हो उनमें काम आते हैं? है मैम ऐसा भी होता है? हाँ जी होता है। जैसे बेटा सबसे कॉमन एग्जाम्पल, आप घर में दही दैट इज कर्ड बनाते हो। भाई आप तो नहीं बनाते, बट आपकी मम्मी बनाती है। तो कर्ड कैसे बनाते हैं बेटा? कर्ड बनाने के लिए, दही बनाने के लिए दूध चाहिए होता है। दूध में होता है बेटा लैक्टोज। अब अगर आप दूध में थोड़ा सा दही डालोगे, ठीक है? अब मैं आपको बेटा सिखा रही हूं दही जमाना क्या होता है। तो देखो आपको क्या करना है, एक ग्लास में दूध लेना है, इस दूध के अंदर दही का थोड़ा सा हिस्सा डाल देना है, इनोक्यूलम, ठीक है? थोड़ा सा कर्ड डाल देना है, ठीक है? थोड़ा सा, 1 चम्मच कर्ड डाल दिया। अब आप इसको छोड़ दोगे तो बेटा दही जम जाएगा। अब ये दही कैसे जमा है बेटा? क्या होता है, दही के अंदर होते हैं बेटा लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।
स्मॉल इनोक्यूलम ऑफ, ठीक है, कर्ड, अगर स्मॉल इनोक्यूलम ऑफ कर्ड को आप ऐड करोगे इन मिल्क, तो मिल्क के अंदर बेटा लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड से बेटा क्या होगा, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं उनको बेटा ये लैक्टोबैसिलस खा जाता है, आर डाइजेस्टेड, ठीक है, मिल्क के अंदर जो है। फिर बेटा बनता है कर्ड, या जिसको आप हिंदी में कहते हो दही, राइट। अब हम देखते हैं बेटा कर्ड क्यों अच्छा है। आप लोगों को बोला गया होगा दही खाओ, दही अच्छी चीज है, वैसे तो रात को खाने मना करते हैं, बट दही अच्छा क्यों है मैम? क्योंकि ये न्यूट्रिशियस है, ये ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है देन मिल्क। क्यों मैम? इसमें ऐसा क्या है? इसमें बेटा विटामिन B12 है। अगर आपको अपनी बॉडी में विटामिन B12 बढ़ाना है भाई, दही खाना शुरू कर दो। इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया इन स्टमक, क्योंकि बेटा इसके अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, किसी और बैक्टीरिया को उगने ही नहीं देता है, राइट। तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसलिए अगर आप देखोगे कई बार आपके पेट दर्द चल रहा है, पेट में प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो दादी नानी के नुस्खे होते हैं कि भाई दही खा लो, थोड़ा ठंडक लगेगी, अच्छा लगता है। फिर आता है बेटा नेक्स्ट, आप बना सकते हैं ब्रेड, है ना, ब्रेड भी इसी से बनती है, हाँ जी। तो ब्रेड बेटा बनती है बेकर्स यीस्ट से। यार ब्रेड बनती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। मेजरली क्या किया जाता है, अगर आप ग्लूकोज में यीस्ट डालते हैं बेटा, तो होता क्या है, क्या बनेगा, CO2 बनता है, और बेटा अल्कोहल बनती है, राइट। तो क्या होता है, जब भी आप ब्रेड बनाओगे तो बेटा उसमें से क्या निकलती है, इसमें से CO2 निकलती है, जिसकी वजह से बेटा ब्रेड में आप देखोगे ऐसे छेद छेद दिखते हैं, ठीक है। ब्रेड में क्या दिखेंगे आपको, ऐसे छेद छेद। हमेशा देखना ब्रेड के अंदर आपको ऐसे बहुत छोटे छोटे छेद दिखते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा ये कैसे बन रही है, फर्मेंटेशन से बन रही है, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन से बन रही है, जिसकी वजह से बेटा क्या हो रहा है, यहाँ ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लूकोज से बेटा बनता है पायरूवेट, पायरूवेट से ये, समझे। तो बेटा ये होती है पूरी प्रोसेस, राइट। इसकी वजह से, इस CO2 की वजह से बेटा क्या होता है, ये कैसी बन जाती है, इसमें पोर्स हो जाते हैं। बेकर्स यीस्ट को बेटा सैक्रोमाइसिस क्रिवेसी भी कहते हैं, विच परफॉर्म्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फिर आता है बेटा नेक्स्ट, इडली या डोसा, है मैम इडली डोसा, हाँ जी। इडली डोसा में बेटा आप जब भी इडली या डोसा बनाते हैं, उसमें उड़द की दाल, विच इज जो थोड़ी ऐसी दिखती है उड़द की दाल, या आप राइस को रात भर सोक करके रख दो। सोक करने के बाद बेटा बैक्टीरिया परफॉर्म्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसलिए बेटा अगर आप डोसा या इडली देखोगे, इसमें भी आपको छोटे छोटे छेद दिखेंगे, क्यों? क्योंकि बेटा इन्हें बनाने में भी CO2 निकली है, क्योंकि ये भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से ही बने, इसलिए इनमें पोर्स हैं। इडली में भी देखना छोटे छोटे छेद होंगे, डोसे में भी देखना छोटे छोटे छेद होंगे, बिकॉज ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बने, जिसमें CO2 रिलीज होता है। फिर बेटा एक ड्रिंक होती है जिसे कहते हैं टॉडी। ये यूजुअली साउथ इंडिया में मिलती है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है बेटा सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की। यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैप ऑफ पाम ट्री। तो बेटा एक रस होता है जो पौधे से निकलता है, दैट इज सैप। इसको क्या करते हैं, जैसे ना पौधे से यहाँ पे मटका बांध देते हैं, ठीक है, इसमें पौधे का सैप कलेक्ट करते हैं, बांध देते हैं यहाँ पे। फिर बेटा इसमें यीस्ट डाल देते हैं, ठीक है। फिर ये फर्मेंट होता है, ये फर्मेंट होता है काफी टाइम तक बेटा, उसके बाद इसको पिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसको पिया जाता है, इसको टॉडी कहते हैं। ये नॉर्मली आपको साउथ इंडिया के अंदर मिलेगी, ठीक है। इसको सर्व किया जाता है इस तरीके से, या तो कुल्हड़ में या ग्लासेस में। फिर बेटा माइक्रोब से आर यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट टू मेक फूड। तो बेटा सिर्फ यही चीजें यूज नहीं बनती, अभी हमने क्या पढ़ लिया, कर्ड पढ़ लिया, इडली डोसा पढ़ लिया, ब्रेड पढ़ लिया, टॉडी पढ़ लिया, साथ में बेटा आप फिशेस को भी फर्मेंट कर सकते हैं, सोयाबीन को, बैम्बू शूट को, ताकि आप उनसे खाना बनाएं। फिर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज आप इससे चीज बना सकते हैं। चीज से क्वेश्चन जरूर आ सकता है इधर पे, क्योंकि बेटा ये थोड़ा टॉपिक है जहां पर नाम भी याद करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा मैं बताती हूँ। आपके एनसीईआरटी ने क्या किया, चीज वैसे बेटा बहुत सारे तरीके के आते हैं, तुमने सुना होगा, एक तो तुम अमूल का एक नॉर्मल चीज खाते हो, फिर बेटा एक अलग अलग भाई बहुत वेराइटी के चीज आते हैं। ट्रस्ट में मैंने 3-4 तरीके के चीज टेस्ट करे हैं, मतलब ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, बहुत सारे कलर के मैंने चीज भी टेस्ट किए हैं।
प्लस आप लोग एक कॉमन तरीके का चीज जानते होंगे जो पिज्जा पे डलता है, मोज़रेला चीज, है ना। बट हमारे सिलेबस में दो ही चीज है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड इन इंडिया है बेटा ये, जिसमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा चीज अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं? बिकॉज हर चीज का टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट अलग होता है। ठीक है, कौन से दो चीज है आपके सिलेबस में? स्विस चीज एंड रॉकफोर्ट चीज। स्विस चीज बेटा कुछ ऐसा दिखता है जो आपने टॉम एंड जेरी में जेरी को खाते बहुत कॉमनली देखा होगा, और रॉकफोर्ट चीज ऐसा लगता है जैसे फंगस लग गई इसके ऊपर, बट ये फंगस नहीं बेटा, दिस इज दिस काइंड ऑफ चीज एंड आई हैव ईटन रॉकफोर्ट चीज। ठीक है, बैक्टीरिया बेटा, यहां बैक्टीरिया के नाम इंपॉर्टेंट है। कौन से बैक्टीरिया से स्विस चीज बनता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से बनता है बेटा स्विस चीज। परफॉर्म्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कॉजिंग रिलीज ऑफ CO2। बेटा CO2 रिलीज होती है जिसकी वजह से इसमें ऐसे बड़े बड़े होल्स होते हैं। रॉकफोर्ट चीज बनता है बेटा पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से। ठीक है, चलिए फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम पढ़ रहे थे माइक्रोब्स यूज्ड इन हाउस होल्ड, अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। जो बेटा जितनी भी चीजें जो इंडस्ट्रीज में बनती हैं वहां पर कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं, जिसमें बेटा आइए हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वी हैव फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस क्या होती हैं बेटा? जैसे मोस्टली आपकी अल्कोहल्स, जैसे बियर, वाइन, विस्की, रम, ये सब बेटा फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं, राइट। तो ये किससे बनती है? सैक्रोमाइसीस क्रिविसी, यीस्ट। बेसिकली सैक्रोमाइसीस क्रिविसीस यीस्ट का ही नाम है। यीस्ट बेटा क्या होता है? यीस्ट पॉइजन इटसेल्फ टू डेथ व्हेन अल्कोहल कंटेंट रीचेस 13%। भाई यीस्ट अपने आप को सुसाइड कर लेता है भाई यीस्ट, जैसे ही अल्कोहल कंटेंट 13% पहुंचता है। कैसे बनती है? अल्कोहल बनने के लिए बेटा या तो जूस, सीरियल्स, पोटैटो, इनको बेटा डाला जाता है। ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, अभी आई विल शो यू। ऐसे ना बेटा बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जैसे जूस डाल दिया, सीरियल्स डाल दिए और इसके अंदर यीस्ट डाल देते हैं। अब बेटा कहते हैं जो अल्कोहल जितनी ज्यादा फर्मेंट हुई है वो उतनी बेटर है, राइट, उतनी ज्यादा वो बेटर है। ठीक है, तो ये बेटा फर्मेंट होती है बहुत समय तक। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, फ्रूट जूस, सीरियल्स, पोटैटो, ये रॉ मटेरियल होते हैं जिससे अल्कोहल बनती है। विदाउट डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस, वो वाली अल्कोहल्स बेटा जिनमें अल्कोहल का कंटेंट कम होता है, दैट इज बियर एंड वाइन, वो बनती है विदाउट डिस्टिलाइजेशन। विद डिस्टिलाइजेशन बेटा हाई अल्कोहल कंटेंट वाली जो है अल्कोहल्स बनती हैं, जैसे रम, विस्की एंड ब्रांडी। ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। बेटा डिस्टिलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली आप जैसे किसी लिक्विड को हीट कर रहे हो, इसका वेपर बेटा कलेक्ट किया जाता है, डिस्टिलेट। ठीक है, तो अगर इस प्रोसेस से बन रहा है डिस्टिलाइजेशन से, तो डिस्टिलाइजेशन वैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इन डेप्थ मैं नहीं पढ़ा रही हूं आपको। डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस से क्या क्या बन रहा था बेटा? विस्की, ब्रांडी एंड रम। फिर आते हैं बेटा एंटीबायोटिक्स। बेटा जितनी भी रेगुलरली आप दवाइयां खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बेटा इंडस्ट्रीज में बनती है और उनमें भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बताती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट कि डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जो बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे थे काफी सारी चीजों पे। दिस इज अलेक्जेंडर, मिस्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनकी डिस्कवरी ही बाय चांस डिस्कवरी थी। बेसिकली ये कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर काम कर रहे थे एंड ही वाज नॉट सक्सेसफुल। ये परेशान हो गए थे, तो इन्होंने उठाकर इस प्लेट को फेंक दिया इन द डस्टबिन। The next day he came and he saw something which was not expected। और इसी तरह बेटा डिस्कवरी हुई थी पहली वर्ल्ड की एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन। और बेटा इनके साथ इन्होंने तो उसको डिस्कवर किया, फिर कुछ साइंटिस्ट ने इनके साथ जुड़ के उस पेनिसिलिन का असली इस्तेमाल ढूंढा और इसको बेटा वर्ल्ड वॉर के समय पर भी इस्तेमाल किया गया। तो एक इन शॉर्ट सोचो, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हैड लेड टू कितने सारे सोल्जर्स पे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने में मदद करती हैं। तो भाई सोल्जर्स जब वॉर करते हैं तो उनकी कट लग जाता है, इन्फेक्शन फैलता है। उस समय एक ऐसी डिस्कवरी होना जो उनको क्योर कर सके
उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेटा, इन्होंने बेनिफिशियल जो बैक्टीरियाज होते हैं ह्यूमंस पर, उनके साथ ये काम कर रहे थे। इट वाज अ एक्सीडेंटल डिस्कवरी बेटा, बाय चांस हो गई थी डिस्कवरी। ऐसी डिस्कवरी को सेरेंडिपिटी कहते हैं। सेरेंडिपिटी मतलब एक्सीडेंटल डिस्कवरीज, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज ग्रोइंग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश। तो ये पेट्री डिश के अंदर इस बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे, ठीक है। फंगस बेटा पेनिसिलियम नोटेटम रिलीज करती है टॉक्सिन विच किल्स बैक्टीरिया। सो बेसिकली क्या हुआ, ये इस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस पे, बट करते करते इन्होंने सोचा भाई मेरे को जो है ये अपनी रिसर्च जो भी कर रहे थे उस टाइम, इन्होंने इसको उठा के साइड रख दिया, फेंक दिया। फिर जब ये नेक्स्ट डे आए, इन्होंने क्या देखा कि एक फंगस यहां ग्रो हो रही थी, जिसकी वजह से इस फंगस ने इन बैक्टीरियाज को मार दिया था, ठीक है। तो ये फंगस थी बेटा पेनिसिलियम नोटेटम, जो एक ऐसा टॉक्सिन रिलीज करती है जिससे ये बैक्टीरियाज मर रहे थे, किल्स बैक्टीरिया। तो भाई केमिकल, तो इस केमिकल को बेटा नाम दिया गया पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक, और इसको बेटा वर्ल्ड वॉर 2 के समय बहुत यूज किया गया। पर बेटा सिर्फ यही समझ आया, अलेक्जेंडर को यह समझ आ गया कि ये जो फंगस है ये एक स्पेशल फंगस है जो बैक्टीरिया को मार सकती है। बट क्या ये ह्यूमंस पे सेफ है नहीं है, इसका फुल पोटेंशियल डिस्कवर किया। दैट इज फ्लेमिंग के साथ बेटा 2 साइंटिस्ट थे, फ्लोरी एंड चेन। फ्लोरी और चेन ने बेटा इसका फुल पोटेंशियल डिस्कवर किया। फिर 1945 के अंदर नोबेल प्राइज मिला फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन को, क्योंकि बेटा इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में भाई सोल्जर्स को मदद कर दी यार, ऐसी चीज डिस्कवर कर दी, ठीक है। और ये आप लोग सोच रहे होगे मैम ये फ्लोरी और चेन का क्यों नोबेल प्राइज। बेटा क्या होता है, कई बार अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर पाता, कई लोगों के मन में और आइडिया होते हैं जो उसे हेल्प आउट करते हैं, और वही फ्लोरी एंड चेन ने किया। अलेक्जेंडर ने सिर्फ उसको डिस्कवर किया, बट उसकी फुल पोटेंशियल तक रीच कराया फ्लोरी एंड चेन ने। लेटर बेटा फिर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स डिस्कवर होनी लगी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे वूपिंग कफ जिसे काली खांसी कहते हैं उसके लिए, लेप्रेसी जिसे कहते हैं कुष्ठ रोग, प्लेग, डिप्थीरिया बेटा जिसको गाल घोटू कहते हैं, इन सारी चीजों के लिए बेटा एंटीबायोटिक्स डिस्कवर होने लगी, ठीक है। दिस इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और जिस पेट्री डिश में शायद इन्होंने डिस्कवरी की थी वो आई थिंक किसी म्यूजियम में अभी भी स्टोर्ड है, ठीक है, वो सैंपल, और उधर उनकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ भी नोट है। आई डोंट नो कि किधर है, आप लोग गूगल पे चेक करना कभी। फिर बेटा आप इंडस्ट्रीज में केमिकल एंजाइम और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, जैसे मैम, तो बेटा अलग अलग तरीके के एसिड्स बनाए जाते हैं। कौन से एसिड्स मैम, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स, सबसे कॉमन है बेटा सिट्रिक एसिड, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर फंगस से बनता है, जो कि आपको ये सारे इस वाली स्लाइड में तो बेटा जितने भी नाम हैं आपको सारे के सारे नाम याद ही करने पड़ेंगे, बिकॉज एवरी नेम हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, इट इज अ बैक्टीरिया जिससे एसिटिक एसिड। विनेगर बेटा आपके घर में विनेगर आता है जो मम्मी दूध में डाल के दूध फाड़ के पनीर बनाती हैं, उसमें यूज होता है। सिट्रिक एसिड बेटा विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है। ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया से मिलता है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से मिलता है, ठीक है। एंजाइम्स है फिर कुछ, कौन से एंजाइम्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, लाइपेज। लाइपेज बेटा डिटर्जेंट्स के अंदर रिमूव यूज होता है, बिकॉज बेटा जैसे मान लो आपकी टी शर्ट के ऊपर कोई ऑयल स्टेन या कुछ लग गया, तो डिटर्जेंट से उसको रिमूव किया जाता है, लॉन्ड्रीज में यूज किया जाता है, डिटर्जेंट्स के अंदर आता है लाइपेज एंजाइम, ताकि बेटा दाग धब्बे, मम्मी क्या करती है जब भी तुम्हारे कपड़ों पे दाग निशान लगता है उनको वॉशिंग मशीन में डालती है, डिटर्जेंट डालती है, धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं मोस्ट हद तक, क्यों, क्योंकि उसमें लाइपेज होता है। फिर बेटा पेक्टिनेज और प्रोटीनेज एंजाइम है जो बेटा क्लैरिफिकेशन ऑफ जूसेस को साफ करने में मदद करते हैं, उनको प्योर करने में, ठीक है, पेक्टिनेज और प्रोटीनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज बेटा यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, रिमूव्स क्लॉट फ्रॉम ब्लड। तो बेटा बेसिकली क्या होता है, कई लोगों के ना खून में थक्के बन जाते हैं खून के, जिसकी वजह से बेटा उनका खून का फ्लो रुक सकता है, तो ऐसे लोगों को स्ट्रेप्टोकाइनेज वाली दवाइयां या चीजें खिलाई जाती हैं ताकि उनका खून में से वो क्लॉट घुल जाए, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज बेटा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनते हैं जो क्लॉट बस्टर है, क्लॉट रिमूव करता है।
फिर बेटा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं कुछ जो इंडस्ट्रीज में बनते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए से बेटा बनती है इम्यूनोसप्रेसेंट्स। बेटा हमने लास्ट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि मान लो किसी इंसान के अंदर किडनी खराब हो गई तो वो किसी और इंसान की किडनी अपनी बॉडी में लगाएंगे, पर हमारी बॉडी जो होती है एक्सेप्ट नहीं करती है बाहर की किसी भी चीज को, तो वो उस किडनी को मारने लगती है क्योंकि उसको लगता है ये मेरी किडनी तो नहीं है। तो बेटा उस केस में उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस किडनी को ना मार दे, तो बेटा उन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम शांत रहे। तो बेटा इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां साइक्लोस्पोरिन ए से ही बनती हैं, विच सप्रेस इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये किससे बनता है बेटा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ये फंगस बनती है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, याद रखना, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन बेटा, स्टैटिन एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो बेटा उन दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है जो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाती हैं। ठीक है, ये किससे बनता है? लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल मोनास्कस परप्यूरेंस, ये भी बेटा एक फंगस है। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आपके एनसीईआरटी में दो ही दे रखे हैं, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन। दोनों अलग अलग फंगस से ऑब्टेन हुए हैं। साइक्लोस्पोरिन ए फ्रॉम ट्राइकोडर्मा परप्यूरा एंड मोनास्कस परप्यूरेंसिस स्टैटिन। नाम याद रखने बेटा, इन चीजों पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बेटा जिस भी चीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, तो इस 2 नंबर 1 नंबर को मत गवाना। गेट योर मार्क्स फिक्स्ड। जब आपको पता है कोई चीज याद करनी है और बहुत सिंपल है और जहां से नंबर कटेगा ही नहीं, इसमें वो क्या बदलाव कर देंगे? इसमें कुछ बदलाव नहीं, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ओके, डिफरेंट वेराइटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। तो विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। तो बेटा आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया कि 2 एग्जांपल दो, तो तुम्हारी बुक में भी 2 ही हैं, स्विस चीज और रॉकफर्ट, दोनों के बैक्टीरिया के नाम लिखो। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में, एक्सप्लेन द चेंजेस दैट मिल्क अंडरगो, जब आप उसमें कोई इनोक्यूलम जैसे कर्ड ऐड किया है और क्या बनता है उससे, और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसे फायदेमंद है। बताओ कि लैक्टोबैसिलस होता है कर्ड में, विटामिन B12 होता है, न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, फिर है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिटिकम ब्यूटायरिक एसिड, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए, मोनास्कस परप्यूरेंसिस सिट्रिक एसिड नहीं बेटा, एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, सिट्रिक एसिड गलत दे रखा है, स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेज, यस राइट। तो मोनास्कस परप्यूरेंस से बेटा गलत लेबल्ड है। आइए बेटा मैच द कॉलम करते हैं। बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, साइक्लोस्पोरिन ए बनता है बेटा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ए का होगा सेकंड। अरे सीधा ही आंसर मिल गया, ठीक है, पहला मैच करते हैं। फिर स्टैटिन्स क्या है? मोनास्कस परप्यूरेंस। फिर क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस। फिर आया पेनिसिलिन पेनिसिलिन नोटेटम। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स यूज एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, जो बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान यूज किए जाते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए, जिनसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स बनती हैं। फिर बेटा क्वेश्चन आया है कि बताओ क्या कंट्रीब्यूशन था अलेक्जेंडर का, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी का इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो बेटा पेनिसिलिन के बारे में बताएंगे, वर्ल्ड वॉर 2 में मदद की थी इन्होंने। ठीक है, इन्हें 1945 में नोबेल प्राइज मिला था। फिर आया है मैच द माइक्रोब्स, ठीक है, विद कॉलम ए एंड कॉलम बी। पेनिसिलियम नोटेटम बेटा एंटीबायोटिक बनाई, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बेटा इससे साइक्लोस्पोरिन ए बना, मोनास्कस परप्यूरेंस इनसे बेटा स्टैटिन्स बने, सैक्रोमाइसिस क्रिविसी बेटा यीस्ट, इससे अल्कोहल बनी। फिर बताया व्हाई डज स्विस चीज डेवलप लार्ज होल, क्योंकि बेटा ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं जिसमें CO2 रिलीज होती है। फिर आते हैं बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस चैप्टर का वेरी, कोई अलग कलर से लिखूंगी, ठीक है, वेरी वेरी, अरे भाई अलग कलर बोला, करा भी नहीं मैंने अलग चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बेटा इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर इसी टॉपिक के ऊपर आता है, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब STP भी कहते हैं इसको। ये होता क्या है? सो बेटा आपने कभी सोचा जिस पानी से आप नहाते हैं
जो आप पॉटी करते हैं, पॉट में फ्लश करते हैं, कचरा फेंकते हैं, नालियों से पानी जा कहाँ रहा है? आप बर्तन धोते, वेयर इज दिस ऑल वाटर गोइंग? ये पानी किधर जा रहा है? ये वेस्ट हो रहा है क्या? नहीं बेटा, इस पानी को साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ताकि बेटा ये ह्यूमंस के यूज के लिए पी पाए। सोचो, अगर हम इस पानी को साफ नहीं करेंगे तो बेटा एक समय पे तो धरती पे सारा पानी ही खत्म हो जाएगा। तो हमें इस पानी को क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बेटा दो तरीके का ट्रीटमेंट फॉलो होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बेटा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो आइए पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले होता क्या है इसके अंदर। तो बेटा अब मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ, इसमें यार बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है, ताकि बेटा आप लोग कहीं भी गलती ना करें, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूं। मान लीजिए बेटा ये है आपकी सीवेज लाइन, अरे ठीक है, जहां से आपका कचरा आ रहा है, सीवेज का वेस्ट आ रहा है, कचरा आ रहा है बहते हुए, ठीक है। इसमें बेटा बहुत सारी गंदगी है, कचरा है, ये कचरा आ रहा है, दिस इज सीवेज, दिस इज दी वेस्ट जो आ रहा है। अब बेटा सबसे पहले इन प्लांट्स में होता है सबसे पहला टैंक। इस टैंक का नाम होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। क्या होता है इस टैंक का नाम? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इस टैंक में बेटा दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो इस टैंक के ऊपर बेटा लगी होती है ऐसे जाली, ठीक है। इसे कहते हैं, ताकि बेटा दिस इज अ फिल्टर, जो क्या करता है, रिमूव्स फ्लोटिंग डेब्रिस। बेटा जितनी भी चीजें पानी में जो तैर रही थी, जैसे कि आप मान लीजिए पत्तियां हैं, प्लास्टिक वेस्ट है, किसी की चप्पल है, कोई भी चीज, बेटा जैसे मैं आपको दिखाती हूं यहाँ पे, मान लीजिए ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, ये कुछ है। अब ये देख ढक्कन, देखो क्या हो रहा है, ये पानी में ऊपर ऊपर तैर रहा है, दिख रहा है? तो बेटा ये जो ऊपर चीजें तैरती हैं इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग डेब्रिस, मतलब जो ऊपर की तरफ तैर रहा है। वहीं बेटा, वहीं अगर मैं कोई हैवी चीज डाल दूंगी, मान लीजिए कोई हैवी, अब ये भाई ये मैंने कहाँ की चाबी निकाली, आई होप किसी को पता ना चले, ये कहाँ आ गई, नीचे आ गई, दिस इज सेडिमेंट। तो जो चीज बेटा पानी में नीचे की तरफ है, आपको दिख रहा है यहाँ दो चीजें दिख रही होंगी, एक भारी चीज जो नीचे की तरफ है और एक हल्की चीज जो ऊपर की तरफ है। तो बेटा अगर आप हल्की चीज को रिमूव करेंगे, दैट इज फिल्ट्रेशन, जब आप इसको फिल्टर आउट कर देंगे। जब आप बेटा, अब मैंने इसको जैसे डाला है ना बेटा जिस तरीके से, यस, तो बेटा जब आप सेडिमेंट्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, जब आप भारी चीज जो टैंक में नीचे की तरफ जम गई है उसको हटाते हैं, दैट इज सेडिमेंटेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर क्या हुआ, यहां हो रहा है फिल्ट्रेशन। जितनी भी चीजें जो ऊपर फ्लोट कर रही थी उनको हमने इस जाली के थ्रू हटा दिया। अब बेटा कुछ कचरा वो भी होगा जो नीचे की तरफ आकर बैठ गया है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया जो सेडिमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, इसे बेटा हम कहते हैं, अरे प्राइमरी स्लज, ठीक है, प्राइमरी स्लज। इसको बेटा हम सेडिमेंटेशन से रिमूव कर देते हैं। किससे? सेडिमेंटेशन से। इसको आप एक सेकेंड में, इसको है ना, ताकि अपने पास जगह होनी चाहिए इसलिए मैं थोड़ा इसको यहां लिखती हूँ। इसको आप बेटा सेडिमेंटेशन से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। पर यार कुछ फ्लूइड भी तो होगा, आपने ऊपर तैरता हुआ कचरा हटा दिया, आपने भारी कचरा भी नीचे से हटा दिया, प्राइमरी स्लज, पर बेटा इसमें कुछ और भी होगा। ये जो बेटा पानी बचा है जो अभी थोड़ा साफ है, इसमें जिसमें थोड़ा कचरा है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी इफ्लुएंट। अब बेटा इस प्राइमरी इफ्लुएंट में भी कचरा है, अभी तो कंप्लीटली क्लीन नहीं हुआ है। अब ये जाएगा बेटा दूसरे टैंक में, यहां से ये कनेक्ट होता है एक दूसरे टैंक के अंदर, यहां ये कनेक्ट होता है बेटा एक दूसरे टैंक से। इस टैंक को हम कहते हैं एरेशन टैंक।
क्या कहते हैं इस टैंक को? एरेशन टैंक। ठीक है, तो अब क्या हुआ बेसिकली, ये बेटा ये जो, अरे भाई ये जो इफ्लुएंट है इसको बेटा, इसको हमने इधर भेजा, इस टैंक में चला जा। अब तेरी और सफाई करेंगे, एकदम साफ कर देंगे हम पानी को। ठीक है, तो हमने बेटा इसमें से ऊपर का कचरा हटा दिया, नीचे का भारी कचरा हटा दिया। अब बचा हुआ हिस्सा अब हम साफ करेंगे, ये दूसरे टैंक में ट्रांसफर हो चुका है। अब इस टैंक में बेटा लगी होती है ऐसे एरेशन ट्यूब, जहां से बेटा कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है अंदर। ठीक है, साथ में बेटा लगा होता है ऐसे एजिटेटर। ठीक है, जो ऐसे ना कंटिन्यूसली घूमता रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एजिटेटर। जो क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूसली घूमता रहता है। और यहां से बेटा क्या आ रही है? ऑक्सीजन। किससे आ रही है? एरेशन ट्यूब से। तो बेटा इस एरेशन ट्यूब से कंटिन्यूसली ऑक्सीजन आ रही है, ये इस फ्लूइड को कंटिन्यूसली घुमा रहा है। पर बेटा इस टैंक के अंदर मौजूद होते हैं क्या? उन्हें बेटा हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। इन एरोबिक बैक्टीरिया के साथ बेटा प्रेजेंट होती है फंगस। इन एरोबिक बैक्टीरिया के साथ प्रेजेंट होती है फंगस, और बेटा इनको हम कहते हैं फ्लॉक्स। क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं और उनके साथ फंगस जुड़ी होती है। इनको बेटा मिलाकर हम कहते हैं फ्लॉक्स। क्या कहते हैं? फ्लॉक्स। कौन से बैक्टीरिया है बेटा? ये एरोबिक। भाई एरोबिक क्यों है मैम? अरे सीधी सी बात है बेटा, इस टैंक में ऑक्सीजन आ रही है तो एरोबिक बैक्टीरिया ही है। ठीक है, और बचा हुआ क्या है बेटा? पानी। पानी, राइट। तो अब बेटा ये इसको साफ कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जितना भी इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट यहां प्रेजेंट है, उसको बेटा इन बैक्टीरियाज के साथ घुमाया जा रहा है, घोला जा रहा है इन फ्लॉक्स के साथ। अब बेटा ये जो घुल रहा है, इस पूरे को कहेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब ये सेकेंडरी इफ्लुएंट हमने क्या है, ये फ्लॉक्स ऑफ बैक्टीरिया के साथ इस प्राइमरी इफ्लुएंट को मिक्स कर दिया। अब बेटा ये ट्रांसफर होगा नेक्स्ट टैंक में। ठीक है, नेक्स्ट टैंक में ये पास ऑन होगा। इस टैंक को बेटा हम कहते हैं, इस टैंक को हम कहते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। ठीक है, अब बेटा थर्ड टैंक में हम इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को पास कर देंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये अब हम क्या कह रहे हैं, जितना भी कचरा है यहाँ पे वो नेक्स्ट टैंक में पास ऑन हो जाए। यहां हमने क्या किया बेटा, इस प्राइमरी इफ्लुएंट के साथ इन फ्लॉक्स को मिक्स कर दिया। पर मैम इन फ्लॉक्स को मिक्स क्यों किया जाता है? क्योंकि बेटा ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को खा रहे हैं। है मैम, ये कैसे खा रहे हैं? अब मैं आपको वो चीज समझाती हूँ कि ये इसे कैसे खा रहे हैं। बेटा उस चीज को हम कहते हैं बीओडी। बीओडी क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है मेरा बच्चा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे दो टैंक है, एग्जाम्पल कुछ समझा रही हूं अभी। ठीक है, इस टैंक में खूब सारा कचरा है, खूब ही सारा कचरा है। इस टैंक में थोड़ा कम कचरा है। तो बेटा यहां क्या है? मोर वेस्ट। ठीक है, मोर पॉल्यूशन, मोर पॉल्यूटेड है ये। यहां क्या है? लेस वेस्ट, लेस पॉल्यूटेड। तो बेटा हमें ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक फ्लॉक्स किस जगह चाहिए? इधर, क्योंकि यहां कचरा ज्यादा है। यहां पे बेटा बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। यहां बेटा कचरा ज्यादा है, इस कचरे को खाने के लिए ज्यादा जानवर चाहिए भाई हमें, तो इसलिए इसका बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगा। यहां बेटा बीओडी कम होगा। क्यों?
amount of oxygen required by heterotrophic bacteria to remove organic waste in 1 liter of water. ये डेफिनेशन बेटा डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि बताओ व्हाट इज बीओडी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिससे वो इस वेस्ट को खा जाए. अब यहाँ ज्यादा कचरा है तो बेटा बैक्टीरिया को ज्यादा खाना मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ ज्यादा डिमांड है उनकी, यहाँ बेटा कम कचरा है, डिमांड कम है. तो बेटा यही हम कहना चाह रहे हैं, इस टैंक में बेटा कचरा ज्यादा था, पर क्योंकि यहाँ पर फ्लॉक्स प्रेजेंट थे तो यहाँ बेटा बीओडी क्या हो गया है, यहाँ बीओडी अब कम हो गया है. कम कैसे हो गया, क्योंकि इन बैक्टीरियाज ने बेटा खा लिया जो कचरा था यहाँ पे. अब बेटा ये कचरा पहुंच गया इधर, इसके साथ ये भी तो, ये कोई यहीं रह जाएंगे क्या, ये भी तो बेटा कंटिन्यूसली एजिटेटर चल रहा था, तो ये भी फैले हुए हैं टैंक में ये फ्लॉक्स, तो ये फ्लॉक्स भी बेटा ट्रांसफर हो जाते हैं थोड़े, तो बेटा ये थोड़े बहुत फ्लॉक्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं साथ में, ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर कोई हैवी कचरा है तो वो भी बेटा पास हो जाता है, और इसको हम कहते हैं, इसको बेटा हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्लज, या इसको आप एक्टिव स्लज. एक्टिव स्लज क्यों, क्योंकि बेटा इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और बचा हुआ पानी बेटा अब साफ हो चुका है. दिस इज क्लीन वाटर, ठीक है, दिस इज क्लीन वाटर. तो अब बेटा इस पानी को रिवर्स में भेज दिया जाता है, रिवर्स में, लेक्स में भेज दिया जाता है, क्योंकि क्या है बेटा, ये पानी क्या है, क्लीन हो गया है, अब ये पानी बेटा साफ हो गया है, इस पानी को बेटा भेज दिया जाता है रिवर्स में, लेक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, साफ हो गया. पर मैम इस बचे हुए हिस्से का क्या करेंगे, इस कचरे का, ये इस टैंक में जमता ही जाएगा क्या, ऐसे तो और कचरा आता जाएगा तो ये तो भर जाएगा, तो बेटा इसका क्या किया जाता है. अब इसके साथ जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो बेटा इस टैंक से कनेक्ट किया जाता है एक और टैंक, ठीक है, इस टैंक को कहते हैं, इस टैंक का नाम है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. ये क्या करता है, इस टैंक में बेटा प्रेजेंट होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया. क्या प्रेजेंट होते हैं इस टैंक में, इस टैंक में होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया, जो बेटा इन बैक्टीरियाज को, एरोबिक बैक्टीरिया के जानी दुश्मन एनारोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि बेटा इस टैंक में ऑक्सीजन है नहीं, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर नहीं पाएंगे, तो बेटा ये एनारोबिक बैक्टीरिया इन्हें खा जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे, इसलिए इसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जो इस एक्टिव स्लज को या सेकेंडरी स्लज को खा जाता है. पर बेटा हम लोगों को ये प्रोसेस तो तुमने एक बारी देखी, पर यार ये प्रोसेस रुकती नहीं है, ये कंटिन्यूसली यहाँ से कचरा आता रहता है, सफाई होती रहती है, कचरा आता रहता है, सफाई होती रहती है. पर तुम में से किसी के मन में एक क्वेश्चन नहीं आया होगा कि यार अगर ये सब इस टैंक में आ गए तो क्या बार बार इस टैंक के अंदर ये फ्लॉक्स डालते हैं. यस. तो बेटा क्या होता है, इनमें से थोड़े से फ्लॉक्स, सम फ्लॉक्स आर ट्रांसफर्ड बैक टू एरेशन टैंक, क्योंकि बेटा हमें एरेशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो थोड़े से हम वापस से यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और बाकी सबको मार देते हैं. ठीक है, तो हमेशा से थोड़े से ट्रांसफर हो जाते हैं. तो अब एक बार हम पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देख लेते हैं बेटा, ताकि अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आई हो अभी आ जाएगी. सो बेसिकली क्या होता है, आपके बेटा जो जितना भी वेस्ट है आपके शहर का, वो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है. प्राइमरी टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर बेटा जो कचरा ऊपर तैर रहा है वो फिल्ट्रेशन से हट जाता है,
जो कचरा बेटा नीचे जम रहा है, जिसे हम प्राइमरी स्लज कहते हैं, वो सेडिमेंटेशन से रिमूव कर दिया जाता है। बचा हुआ साफ पानी, जिसे प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं, वो सेकंड टैंक, जिस विच इज कॉल्ड एज एरेशन टैंक, इसके अंदर पास कर दिया जाता है। एरेशन टैंक में होती है एरेशन ट्यूब, जो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई करती है। साथ में होता है एजिटेटर, जो कंटिन्यूसली इस पूरे मिक्सचर को घुमाता रहता है। और साथ में होते हैं बेटा यहाँ फ्लॉक्स। फ्लॉक्स में होते हैं बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस का गुच्छा, जिसकी वजह से बेटा ये पानी के साथ ये मिलते जाते हैं। फिर बेटा इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इस टैंक के अंदर, क्योंकि बेटा वेस्ट को ये बैक्टीरिया खा रहे हैं। इस वजह से बेटा इस टैंक में कचरा कम हो गया है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इस टैंक की अब कम हो गई है। अब बेटा इस कचरे को आगे पास कर दिया जाता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर क्या होता है बेटा, अब जो साफ पानी है उसको बेटा रिवर्स या लेक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जो बचा हुआ कचरा है इसमें से थोड़े से बैक्टीरियाज को वापस से एरेशन टैंक में भेज देते हैं। बचे हुए कचरे को, जिस बचे हुए कचरे को हम सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, इसको बेटा भेज दिया जाता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां पे एरोबिक बैक्टीरिया के दुश्मन एनएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो इन फ्लॉक्स को बेटा जमकर खा जाते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ठीक है, तो दिस इज बेटा एसटीपी। अब बेटा आप देख सकते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पे डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में आप सेम डायग्राम भी बना के रिप्रेजेंट करके आ सकते हो। ठीक है, कि ये ऑक्सीजन डिमांड है उन बैक्टीरिया की जिन्हें ये खाना है। अब बेटा एरोबिक बैक्टीरियास या हेटेरोट्रॉफिक एरोबिक बैक्टीरियास को ऑक्सीजन चाहिए, तो उन्हें कितनी ऑक्सीजन चाहिए? जितना कचरा होगा उन्हें उतनी ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो इन्हें खा पाए। तो भाई यहाँ बीओडी ज्यादा चाहिए, यहाँ कम चाहिए। आइए बेटा अब एसटीपी के बारे में आप लोग को नोट्स भी बनाने चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आपने समझ तो लिया, बट आपको लिख के भी आना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट। ये क्या होता है? इसमें होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, जब फ्लोटिंग डेब्रिस को बेटा रिमूव कर दिया जाता है और प्राइमरी स्लज को सेडिमेंटेशन से रिमूव कर दिया जाता है, सेडिमेंटेशन से हटा दिया जाता है। फिर जाता है वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, जहां पे बेटा सेटल हो जाते हैं या एट द बॉटम ऑफ कोर्स, और प्राइमरी स्लज होता है। प्राइमरी स्लज को हम सेडिमेंटेशन से रिमूव कर देते हैं। रिमेनिंग पार्ट प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास टू द नेक्स्ट टैंक। बेटा प्रॉपर नोट्स बनाए हैं मैंने एसटीपी के आपके लिए। फिर बेटा ये जाता है नेक्स्ट टैंक के अंदर, जिसे कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहां पर बेटा एरेशन टैंक के अंदर एरेशन ट्यूब होती है, एजिटेटर होता है और फ्लॉक्स होते हैं, फंगाई और एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के। यहाँ पे बेटा एजिटेटर की मदद से ऑक्सीजन बेटा पूरे टैंक में सप्लाई होती है, जिसकी वजह से वो फ्लॉक्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते जाते हैं। अब क्योंकि वो ऑर्गेनिक वेस्ट को खा चुके हैं तो बीओडी वहां पे रिड्यूस हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट बेटा सेकेंडरी इफ्लुएंट कहलाता है, जो नेक्स्ट टैंक में पास ऑन कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में बेटा सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज नीचे की तरफ होता है। ठीक है, क्लीन वाटर इज पास्ड इनटू वाटर बॉडी, साफ पानी को पानी रिवर्स में भेज दिया जाता है। जो थोड़े से बेटा फ्लॉक्स होते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है एरेशन टैंक में दोबारा, राइट। फिर बेटा एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, एनएरोबिक है ये, बिस नहीं बिक, कंटेन्स एनएरोबिक बैक्टीरिया दैट डाइजेस्ट एरोबिक बैक्टीरिया और फ्लॉक्स। फिर बेटा आपको नोट डालना है, ये आपने कहां देखा है एसटीपी होते हुए? तो बेटा इंडिया में आपने सुना होगा गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। बेटा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट इन इंडिया ने इनिशिएट किए थे दोनों प्लान्स। कहा गया था इन दोनों रिवर्स को एकदम साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं, ताकि इन रिवर्स का पानी एकदम साफ कर दिया जाए, जो कि बेटा गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान का पार्ट है। ये किसने लागू किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इनिशिएटेड। आइए बेटा मूव करते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब बेटा बायोगैस क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। बायोगैस बेटा बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, जैसे मीथेन, CO2,
ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, इसे कहते हैं बायोगैस। बायोगैस प्रीडोमिनेंटली प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, जिसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बेटा ये जो गैस होती है इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई ये बायोगैस प्रोडक्शन रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब ये बायोगैस बेटा बनती कैसे है, क्या होता है, ये मैं आपको पहले समझाऊंगी। बेटा बायोगैस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन से माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बेटा आर्की बैक्टीरिया एनारोबिक, मिथानोजेंस एग्जाम्पल मिथानोबैक्टीरियम, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में बेटा कौन से बायोगैस प्लांट्स हैं? IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने बेटा क्या कहते हैं बायोगैस के प्लांट का इनिशिएटिव लिया था। बायोगैस प्लांट्स मेनली बेटा रूरल एरियाज में होते हैं, क्योंकि बेटा रूरल एरियाज में जो उनका चूल्हा जलता है, जो उनकी गैस जलती है, वो बेटा बायोगैस की मदद से जलता है। ठीक है, अब ये बायोगैस प्लांट्स में क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, मान लीजिए एक गाय बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है, दिस इज अ गाय। ठीक है, आप मान लीजिए दिस इज अ गाय। ओके, अब बेटा गाय, अभी गाय ही है यार, दिस इज अ काउ। ओके, अब बेटा काउ के क्या होता है, ये है काउ का पेट। ठीक है, दिस इज काउ का पेट, इस हिस्से को कहते हैं र्यूमन। बेटा गाय क्या खाती है, गाय क्या खाती है, बेटा गाय खाती है घास फूस। घास फूस में क्या होता है, घास फूस में होता है बेटा सेल्यूलोज। तो गाय इनडायरेक्टली खा रही है सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज बेटा इसके स्टमक के र्यूमन वाले हिस्से में डाइजेस्ट होता है, क्योंकि इस हिस्से में होते हैं मिथानोजेंस। ठीक है, जो बेटा डाइजेस्ट करते हैं इस सेल्यूलोज को। फिर बेटा जब ये डाइजेस्ट हो जाता है तो गाय बेटा निकालती है गोबर। ठीक है, क्या निकालती है, गोबर, जिसको बेटा हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इन बायोगैस। बायोगैस बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस गोबर का। ठीक है, तो बायोगैस का काउ डंग या गोबर से बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। गाय के पेट के साथ र्यूमन में बेटा मिथानोजेंस होते हैं जो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। फिर बेटा ये गोबर आता है जिसको हम, अब ये गोबर हमने उठाया और इस गोबर को बेटा हम डाल देते हैं इधर। ठीक है, तो अरे भाई ब्रो ब्रो ब्रो, तो बेटा क्या होता है, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पे बेटा गोबर के साथ बैक्टीरियाज को डाल दिया जाता है। इसे कहते हैं मिक्सिंग टैंक। यहाँ पे बेटा इस गोबर को, तो होता क्या है बेटा, ये गोबर और बैक्टीरिया हमने यहाँ डाल दिए, ये होता है मिक्सिंग टैंक। इस टैंक के अंदर बेटा गोबर भी डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया। अब क्या होता है, इस टैंक से बेटा ट्रांसफर किया जाता है सामान को नेक्स्ट टैंक, जिसे कहते हैं डाइजेस्टर टैंक। यहाँ पे बेटा मिथानोजेंस प्रेजेंट है। क्या है, मिथानोजेंस है, और बेटा ये उसमें भी थे। यहां से बेटा बनती है बायोगैस, यहां बेटा बायोगैस बनती है, यहां से बेटा बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जिसको बेटा गांव के घर घर में सप्लाई किया जाता है। अब जो बचा हुआ कचरा है, जो बचा हुआ कचरा है गोबर वोबर का, उसको बेटा आउटलेट टैंक में डाल दिया जाता है और इसको यूज किया जाता है, यूज्ड एज मैन्योर, जिसको बेटा खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है, आपने गाय का गोबर डाला, बैक्टीरियाज हैं, ये गया बेटा मिक्सिंग टैंक से डाइजेस्टर टैंक में, जहां पर बेटा इससे क्या बनी, बायोगैस। बायोगैस बेटा गांवों में सप्लाई हुई। बचा हुआ हिस्सा बेटा थर्ड टैंक दैट इज आउटलेट टैंक में डाला जाता है, जहां से बेटा जो ये कचरा है, ये भी वेस्ट नहीं है, इसका भी इस्तेमाल है, इसको भी एज अ मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब होता क्या है बेटा, यार तुमने क्या सोचा है कि माइक्रोब सिर्फ दुष्ट ही हैं, हमने कितनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ ली उनके बारे में। माइक्रोब बहुत प्यारे होते हैं यार, क्यूट हैं ये। यूज्ड एज बायोलॉजिकल मेथड, बेटा कई बार बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो परेशान हैं, खेतों में क्या हो रहा है, उनके उनके खेतों में हमला कर रहे हैं भाई, अलग अलग इंसेक्ट्स आ रहे हैं, उनके खेत को खा जाते हैं, बर्बाद करते हैं। वहां माइक्रोब्स बेटा बहुत इस्तेमाल के हैं।
ठीक है, यूज्ड एज बायोलॉजिकल मेथड्स टू कंट्रोल इंसेक्ट, पेस्ट और पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को भी मारने के लिए, इन सब के लिए बेटा हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। ओहो, तो बेटा कौन से बायोलॉजिकल मेथड्स हैं? जैसे बायोपेस्टिसाइड। बेटा आपने फार्मर्स को देखा होगा स्प्रे छिड़कते हुए, फर्टिलाइजर्स के अलावा वो पेस्टिसाइड भी छिड़कते हैं। एक होते हैं बेटा केमिकल पेस्टिसाइड, वो केमिकल्स जो इन जानवरों को मारते हैं। बट बेटा बायोपेस्टिसाइड क्या होता है? जब यूजफुल माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। ठीक है, बायोपेस्टिसाइड्स डू नॉट इरेडिकेट पेस्ट कंप्लीटली नहीं हटाता इनको, बट कंट्रोल कर देता है एट अ मैनेजेबल लेवल। काफी फायदेमंद है, प्लस यार इसका कोई नुकसान नहीं है खेत में। जैसे केमिकल पेस्टिसाइड से तो खेत में नुकसान हो रहा है, पर इससे नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज यूजफुल फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। बेटा पेस्ट मैनेजमेंट, अगर आप चाहते हो आपके खेत में जो जानवर वगैरह हैं वो कम हमला करें, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बेस्ट है उस चीज के लिए। यूज टू ट्रीट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को जहां पर बेटा हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उधर बेटा इनका इस्तेमाल किया जाता है। आइए इनके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले वी हैव बटरफ्लाई कैटरपिलर इज पेस्ट इन ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज। बेटा बटरफ्लाई और बटरफ्लाई का छोटा जो होता है दैट इज कैटरपिलर, ये क्या करते हैं? कुछ प्लांट्स जैसे फ्रूट और ब्रासिका के पौधे को खा जाते हैं। आप देख रहे हो पत्तियों को खा गया है। अब इनसे बेटा हमें बचाना है, तो इनसे बचाने के लिए बैक्टीरिया इज यूजफुल टू गेट रिड ऑफ कैटरपिलर। बेटा हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स के कुछ पाउचेज आते हैं, ठीक है, सैचेट्स ऑफ ड्राई स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया आर अवेलेबल इन मार्केट, ऐसे पैकेट्स आते हैं। इन पैकेट्स को बेटा आप छिड़क देते हो इस पौधे के ऊपर या स्प्रे कर देते हो लीव्स पे, ताकि बेटा ये कैटरपिलर या बटरफ्लाई ऐसे खाएगी तो बेटा वो मर जाएंगे, वो कैटरपिलर मर जाएगा। तो क्या हुआ, ये पौधा बच गया, ये पौधा बच गया। फिर बेटा आते हैं सेकंड, दैट इज लेडी बर्ड बीटल। तो दिस इज अ लेडी बर्ड बेटा, ये लेडी बर्ड बीटल है। ये क्या करती है बेटा? यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड्स। ये क्या करती है? यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड्स। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है टू गेट रिड ऑफ देम। देन बेटा ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू कंट्रोल मॉस्किटोज। बेटा जैसे अब क्या होता है, कुछ खेतों में एफिड्स, अब बेटा एफिड्स की मैंने यहाँ फोटो नहीं लगाई है, बट एफिड्स भी एक तरीके का जानवर होता है जो पेड़ों पौधों को खराब करता है। तो उधर अगर आप लेडी बर्ड को यूज करोगे तो ये उन्हें खा जाएगी। बेटा ड्रैगन फ्लाइज को अगर आप पालोगे तो वो मॉस्किटोज को खा जाती है। ठीक है, दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई। फिर आता है बेटा बैक्यूलो वायरस। बेटा बैक्यूलो वायरस एक ऐसा पैथोजन है, इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोडा genus which majorly used as biopesticide in is a nucleopolyhedrovirus. So basically बेटा बैक्यूलोवायरस एक न्यूक्लियोपॉलीहीड्रोवायरस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी के खेत में या कहीं आर्थ्रोपोडा या बड़े बड़े इंसेक्ट्स आते हैं तो वहां पे बेटा इसकी नैरो स्पेक्ट्रम रेंज है, ये बड़े बड़े जानवरों को इजीली मार सकता है। किल स्पेसिफिक आर्थ्रोपोडा एंड इंसेक्ट्स ओनली, ये स्पेसिफिक जानवरों को ही मारता है, ऐसा नहीं है आप उस पौधे को खाओगे आप मर जाओगे, नहीं, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स को मारने वाला वायरस है बैक्यूलो वायरस। डू नॉट हार्म मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स और इवन इंसेक्ट्स, ये सिर्फ स्पेसिफिक आर्थ्रोपोडा वगैरह को ही मारता है। नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स, बेटा जिन इंसेक्ट्स जो इससे नहीं मरते हैं उनको कुछ भी नहीं होगा। तो भाई जिन इंसेक्ट्स को हम जो हमारे खेत के लिए अच्छे हैं उनको ये नहीं मारता है, ये सिर्फ उन्हीं को हार्म पहुंचाएगा जिनके लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। बैक्यूलो वायरस न्यूक्लियोपॉलीहीड्रोवायरस है, शॉर्ट नोट आता है इस पे। फिर आता है बेटा आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक, दैट इज बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स क्या है बेटा? जब आप केमिकल, आपने सुना ही होगा कि भाई आजकल तो अमरूद में इंजेक्शन लग रहा है, एप्पल में इंजेक्शन लग रहा है ताकि वो बड़े हो जाएं, टेस्टी हो जाएं, लाल कलर के हो जाएं। तो बेटा उसी जगहों पर आजकल क्या यूज किया जा रहा है? बायोफर्टिलाइजर्स, जिनको अगर आप सॉइल में मिलाएंगे तो आपका बहुत बेहतर हो जाएगी आपकी खेती। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विच इनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फंगस, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा इसमें सबसे पहले आते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो विच कन्वर्ट, जो बेटा क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये सॉइल में होते हैं, ये बेटा हवा में जो नाइट्रोजन है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं
ताकि बेटा प्लांट उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो बेटा इसका एग्जाम्पल है विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म। इसके एग्जाम्पल है राइजोबियम जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। फ्री लिविंग के एग्जाम्पल है एजोस्पाइरुलम एंड एजोबैक्टर। फिर आते हैं बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे दिखते हैं बेटा, ये कुछ ऐसे ऐसे दिखते हैं, ये जो आपको लेक्स वगैरह पे जमे दिखते हैं। ये क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलिटोरिया। ये क्या करते हैं बेटा, साइनोबैक्टीरिया इज इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड्स। बेटा अगर आप इनको कलेक्ट करके पैडी फील्ड्स में डालेंगे तो बेटा सैचेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट, इनके सैचेट भी आते हैं, पैकेट भी आते हैं। इनको अगर आप पैडी फील्ड्स में इस्तेमाल करेंगे तो बेटा ये केमिकल फर्टिलाइजर्स की नीड को कम करते हैं। मतलब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो इन एल्गीज का। ठीक है, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलिटोरिया का, इन साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हो अपने पैडी फील्ड के खेतों में। तो आपको बेटा डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर कम हो जाएगी, प्लस ये सॉइल में न्यूट्रिशन भी बढ़ाते हैं, काफी अच्छा फर्टिलाइजर है ये। फिर बेटा आता है तीसरा फर्टिलाइजर दैट इज माइकोराइजा। सो बेसिकली बेटा पेड़ होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं जैसे पाइनस, इनकी रूट्स में बेटा, इनकी रूट्स में प्रेजेंट होती है फंगस। ठीक है, सो दिस इज अ प्लांट विच इज पाइनस। ठीक है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विद हायर प्लांट एंड दिस इज अ फंगस। और बेटा ये रिलेशनशिप, ये फंगस क्या करती है, इस पौधे को न्यूट्रिशन जैसे फॉस्फोरस वगैरह खींच कर देती है पौधे को, और पौधे के ऊपर उस बदले में रहती है। तो यार दोनों को फायदा हो गया, पौधे को तो फायदा हो ही रहा है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, फंगस भी रह पा रही है आराम से। तो बेटा इस फंगस के रिलेशनशिप को और इस पाइनस के पौधे के रिलेशनशिप को हम कहते हैं माइकोराइजा। ठीक है, इसको आप ग्लोमस फंजाई इज एसोसिएटेड विद रूट्स ऑफ पाइनस ट्री। ठीक है, दिस ग्लोमस फंजस इज एसोसिएटेड विद रूट्स ऑफ पाइनस ट्री, जिसकी वजह से बेटा ये सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर रही है, मोर वाटर एब्जॉर्प्शन भी कर रही है, पौधे को ड्राउट रेजिस्टेंट, मतलब ये ज्यादा पानी खींच के देगी, पौधा कभी प्यासा नहीं मरेगा, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके दे रही है, रेजिस्टेंट टुवर्ड सैलिनिटी, सॉल्ट से भी नहीं मरती, तो ये पौधे में अगर बेटा सॉइल में ज्यादा नमक हो गया तब भी ये पौधे को मरने नहीं देगी, प्रोटेक्ट करती है उसको रूट बॉर्न डिजीज से। उसके बदले सिर्फ रह ही तो रही है वहां, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं दोनों, एकदम कपल बनके मस्त एकदम जिंदगी कट रही है इनकी। तो बेटा इनको भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि बेटा ये पौधे में ज्यादा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसको ज्यादा पानी दे रहे हैं हर तरीके से। सो माइकोराइजा भी बेटा एक बेनिफिशियल बायो फर्टिलाइजर की तरह है। ठीक है, तो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन पे, लिस्ट द इवेंट्स दैट रिड्यूस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेटा बायोलॉजिकल बीओडी कब कम होगा, लेस वेस्ट, अगर वेस्ट कम हो गया तो बीओडी भी कम हो जाएगा अपने आप। ठीक है, फिर आपको पूछा है प्राइमरी इफ्लुएंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, आप दोनों टैंक की फोटो बताओ, बीओडी बताओ, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट फेज, बताओ फिल्ट्रेशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, प्राइमरी इफ्लुएंट को एरेशन टैंक में भेजा जा रहा है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कैसे आप फ्लॉक्स यूज कर रहे हो। ठीक है, कैसे बीओडी बदल रहा है, कैसे कम हो गया, वेस्ट कम हो रहा है तो बीओडी कम हो रहा है। फिर बेटा सम साइनोबैक्टीरिया इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट इनरिच सॉइल फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बेटा कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं, दैट इज एनाबिना एंड नॉस्टॉक का इस्तेमाल बेटा किया जाता है, अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था बायो फर्टिलाइजर में। फार्मर्स आर ऑफ्टन सजेस्टेड कि वो यूज करें सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे राइजोबियम। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। एनाबिना पैडी फील्ड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, राइट, एक्सप्लेन करो। ओके, सो द चैप्टर इज ओवर बेटा, फाइनली फिनिश हो गया है आपका ये चैप्टर। अब आप कर सकते हैं अपने आप लोग नोट्स की और एनसीईआरटी की रीडिंग कीजिए। बहुत इजी चैप्टर है बेटा, बस समझने की देरी थी। अब आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, ताकि बेटा आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, समझेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।